सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। एक तरफ तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 1999 करगिल में हुई गलती का इस वक्त अपने सब स्वीकार कर रहे हैं, उसकी बात मान रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट के बोल बिगड़ गए हैं। जी हां, कश्मीर को लेकर भारत में पाकिस्तान के कभी हाई कमिश्नर रहे अब्दुल बासित का विवादित बयान सामने आ गया है। करतारपुर साहिब के बदले कश्मीर दे भारत, खालिस्तान मूवमेंट जारी रहना चाहिए। अब्दुल बासित ये चेहरा अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो, एक लंबे समय तक भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे हैं। अब्दुल बासित भारत के मसलों में दखल देना इनकी पुरानी आदत है। फिलहाल रिटायर्ड जिंदगी जी रहे हैं और इस वक्त ऐसे बयान देकर पाकिस्तान के उन मंसूबों को हवा देने का काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान स्पष्ट तौर पर सामने नहीं रख पा रहा। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित ने विवादित बयान दिया है। बासित ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बात करते हुए कहा कि भारत को सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब ले लेना चाहिए और पाकिस्तान को पूरा कश्मीर दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सिख अक्सर करतारपुर साहिब को वापस लेने की मांग करते हैं, मगर यह अब नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो कश्मीर के बदले हमसे करतारपुर साहिब मांगे तो इस पर विचार किया जा सकता है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर अब वायरल है। अब्दुल बासित ने यह भी कहा कि भारत में रहने वाले सिखों को अपना खालिस्तानी मूवमेंट जारी रखना चाहिए। जब उन्हें भारत से आज़ादी मिल जाएगी वे पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल अब्दुल बासित का यह बयान हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली में पाकिस्तान को लेकर दिए गए एक बयान के बाद आया है। कश्मीर को लेकर अब्दुल बासित का बयान सामने आया। करतारपुर साहिब के बदले कश्मीर दे दे भारत। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सिखों के इस पवित्र तीर्थ स्थल को भारत ले लेना चाहिए, भारत ले और कश्मीर हमें वापस दे दे, पूरा का पूरा कश्मीर हमें वापस दे दे। ये भी कह रहे हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट जारी रहना चाहिए। दरअसल उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि करतारपुर साहिब की क्या हैसियत है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कश्मीर क्या मायने रखता है। वो सिर्फ खालिस्तानी मूवमेंट की यहाँ पर बात करते दिख रहे हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, हिमांशु भट्ट जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले हिमांशु भट्ट जी, मैं आपका रुख करूंगा। इसको एनालाइज करने की जरूरत है। अब्दुल बासित भारत में लंबे समय तक पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। उस दौरान आईएसआई की कई गतिविधियां दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने भी पकड़ी थी। कई उनके डिप्लोमेट्स को लौटाया गया था वीडियो फुटेज के आधार पर कि वो कहां कहां जाकर क्या क्या कर रहे हैं। आज जब नवाज शरीफ ये स्वीकार कर रहे हैं कि करगिल में उनसे गलती हुई थी, अब्दुल बासित कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर लेना चाहिए और करतारपुर साहिब दे देना चाहिए, लेकिन खालिस्तानी मूवमेंट जारी रहना चाहिए। इन बयानों के मतलब समझाएं विस्तार से। देखिए, ये बयान का पहला जो पार्ट है ना, करतारपुर लेके कश्मीर दे दो, हास्यास्पद बात है। हास्यास्पद बात है। सोशल मीडिया के ऊपर लोग इस पे हंस रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बताऊं। इन्हीं के प्रधानमंत्री ने थोड़े समय पहले बताया था, बेगर्स कांट बी चूजर्स। पूरे दुनिया में वो तो कटोरा लेके घूमते हैं, अपना पेट तो पाल नहीं सकते, कश्मीर का पेट कैसे पालेंगे भैया। पहले तो ये बात हो गई। और दूसरी बात जो उन्होंने कही ना, वो ज्यादा गंभीर है भारत के पॉइंट से। ये मजाक मस्तियां, मैं इसको मजाक मस्ती के तौर पे देखता हूं। जो पहला भाग था बयान का, और दूसरा जो भाग है ना, वो भारत के लिए ज्यादा मायने रखता है कि ये सरहद पार से आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों को एक हवा मिल रही है, इसका एक निशानी है। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये सिखों को सुलझाने में लगे हैं। पाकिस्तान का बड़ा सीधा एजेंडा रहा है 2K का, कश्मीर ठंडा हो गया तो खालिस्तान चलाओ, और यही करके वो अपनी राजनीति सेकना चाहते हैं। देखिए, आज इनके पास खाने को पैसा नहीं है, इनके यहाँ रोटी की किल्लत है। अभी वो कैसे कश्मीर को संभालेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। वो हास्यास्पद बात है, क्योंकि वो संदर्भ अलग था। नरेंद्र भाई ने जो कहा था कि करतारपुर साहिब 1971 में मैं होता तो मैंने ले लिया होता, वो संदर्भ अलग था।
मगर इसको इसके साथ जोड़ के बात करना, ये सीधा सीधा हवा देना है, आग को हवा देने वाली बात है। और ये बातचीत करते रहते हैं। अरे जो भैया कारगिल में अपने सैनिकों को पहचानने से इनकार करता है, अपने सैनिकों की बॉडी को पहचानने से इनकार करता है, उनसे हम उम्मीद क्या रखेंगे भैया? कारगिल में जो भाग गए उसके बाद उनको उनकी डेड बॉडीज लेने से इनकार कर दिया था, पहचानने से। और बाद में पाकिस्तान के उन फौजियों को तमगे दिए गए हैं कि बहादुरी के तमगे उनको दे दिए गए, कई सारी चीजें कर दी गई। हिमांशु भट्ट जी, आप बहुत पॉइंट की बात सामने रख रहे हैं, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान जिसने पहले पंजाब में आतंकवाद को भड़काया, जेएफ रिबेरो के वहां पर तमाम जो फैसले थे, उसके बाद धीरे धीरे करके आतंकवाद पर काबू पाया, तो वह उसने कश्मीर में भड़काया। अब कश्मीर खत्म हो रहा है तो एक बार फिर इशारा, और भारत की एजेंसी, भारत की सरकार को इसके मायने समझने होंगे। ये एक डिप्लोमेट का बयान नहीं है, ये शायद पाकिस्तान के थिंक टैंक की कोशिश है कि अब वक्त आ गया है पंजाब में आग लगाने का। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर बख्शी, इस बात पर तो आपका जवाब चाहिए, लेकिन इससे पहले उस बात पर भी जवाब चाहिए आपका कि आज सही नवाज शरीफ ने यह माना है कि करगिल के वक्त उनसे गलती हुई थी, उन्होंने उल्लंघन किया था। ये दो बयान क्या भारत को उलझाने के लिए दिए गए हैं या इसके पीछे कुछ और है? विंग कमांडर बख्शी। सबसे पहले आप चाहते हैं मैं आपको एक इसका जवाब दूं जो कि इन्होंने कारगिल की बात हुई है। ये कारगिल की बात में अपनी गलती महसूस करते हैं। क्यों गलती महसूस करते हैं? ये नहीं कि उनका कोई बहुत बड़ा माइंड एनलाइटेंड हो गया, नहीं, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से आर्मी के दबाव से वो हटें, और आर्मी के दबाव से हटने का यही तरीका है कि भारत के साथ फैलसूफी हो। पर उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आर्मी उसको खिलाफत करेगी। फिर आर्मी इसलिए खिलाफत करती है, अगर वो फैलसूफी आ गई, हिंदुस्तान की साथ तिजारत स्टार्ट हो गई, तो लोग आर्मी को कहेंगे आप वापस बैरक्स में जाइए, अब आप क्यों बैठे हैं? तो पाकिस्तान की आर्मी ने कश्मीर का शेर खड़ा किया हुआ है कि भारत को, आपको निगल जाएगा भारत अगर हम कश्मीर में नहीं होंगे। तो कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखने के लिए पाकिस्तान की आर्मी रहेगी। तो पाकिस्तान की आर्मी को अब वो ठंडे में लगाने के लिए वो अब यूथ का सहारा ले रहे हैं, ऑपोजिशन पॉलिटिकल बॉडीज का सहारा ले रहे हैं, और उनको बाकी कंट्रीज से भी बाहर से सपोर्ट आ रहा है कि आप अपना ये अभियान शुरू करिए। हालांकि चाइना उनको सपोर्ट नहीं करेगा इस बात के ऊपर, ये बिल्कुल पक्का है, आर्मी सपोर्ट नहीं करेगी। ये वही बात रही कि इसीलिए इस नवाज शरीफ ने लिमिटेड रिस्क ली है। 3 बार बाहर चला गया, वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ वापस आया, पर चौथे बार 5वीं बार मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। पर इन्होंने ये रिस्क ली है क्योंकि आर्मी के अंदर भी बड़े इनके सपोर्टर्स पहुंच गए हैं, जो उनके कई मुल्ला एलिमेंट इनके खिलाफ हो गए हैं, कई इनके साथ में हैं। आईएसआई और आर्मी मिलके ये अभियान शुरू कर रही है कि कश्मीर का मुद्दा अलाइव रहे, और जो ऑपोजिशन है, जो पॉलिटिशियन है, इमरान खान की पार्टी है, यूथ है, ये सब चाहते हैं कि हम आर्मी, भारत का फैलसूफी हो, बॉर्डर हट जाए, वीजा हट जाए, बॉम्बे दिल्ली में हम जाके घूमें। ये कौन पाकिस्तानी नहीं चाहता, ये सब चाहते हैं। तो इसको लेकर अभी संघर्ष चल रहा है। तो आप मानिए, और जो दूसरा जब सवाल आपका था कि क्या ये जो मुद्दा जो करतारपुर और कश्मीर का, करतारपुर और कश्मीर का मुद्दा इनके हाथ में इक्का है। देखिए, करतारपुर की बात करते हैं तो पूरा खालिस्तानी बड़े खुश हो जाते हैं, वो उनका साथ देने को तैयार हो जाएंगे और कहते हैं कश्मीर। ये कनाडा से मिल रहे सिग्नल्स का असर तो नहीं है कि करतारपुर का मुद्दा इस डिप्लोमेट ने उठा दिया? देखिए, कनाडा ने तो उठाएगा, कनाडा ने बड़ा पैसा दिया है, कनाडा खालिस्तानी मूवमेंट चला रहा है आपको, और यहाँ पे कन्वर्जन्स करवा रहा है पंजाब में, ये मत भूलिए, पैसा कन्वर्जन्स के लिए आता है। जो यहाँ तक कि लोगों ने वेटिकन के ऊपर उंगली उठाई है। तो ये आप इतनी आसान बात नहीं है, इसका पाकिस्तान इक्का चल रहा है। और ये क्या, जब कश्मीर का मुद्दा, बयानों को सर समझने की जरूरत है। वाकई आप लोगों के साथ चर्चा जब करेंगे तो हमारे दर्शक इसे समझेंगे, हम किस तरीके से सामने रख लें, लेकिन दर्शक एक एक चेन को समझ जाएंगे। मेरे साथ सुशील वकील भी जुड़ गए कश्मीरी पंडित के तौर पर। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। सुशील जी, सवाल सिर्फ इतना, यही पाकिस्तान का डिप्लोमेट
जो पाकिस्तान का हाई कमिश्नर बनकर भारत में लंबे वक्त तक सर्विस देता रहा, क्या काम करता रहा, बहुत बेहतर एजेंसीज जानती नहीं होंगी। लेकिन आज जब ये ठंडे बस्ते में है तो ये कह रहा है कि कश्मीर के बदले करतारपुर कॉरिडोर का हम सौदा कर लेते हैं, लेकिन ये भी जोड़ता है कि खालिस्तानी मूवमेंट जारी रहना चाहिए। सुशील वकील जी, किस तरीके से आप इंटरप्रेट करेंगे इस बयान को? देखिए, जो अब्दुल बिश्त है, जब ये पाकिस्तान का हाई कमिश्नर में दिल्ली में था, इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये वो बंदा है जो कश्मीरी अलगावादी और ये उग्रवादी जो सारे इनके एड्रेस में बैठा करते थे, जैसे अपना यासीन मलिक है, अपना जिलानी है, सारे इनके पास आते जाते थे, फंडिंग यहाँ से होती, इनके एम्बेसी के बहुत सारे आदमी लोग पकड़े गए, एम्प्लॉयज पकड़े गए जो हवाला के जरिए पैसे लाते थे और कश्मीर तक पहुंचाते थे। अब्दुल बिश्त का जो रिकॉर्ड है बड़ा गंदा रिकॉर्ड है इंडिया में। अब ये पाकिस्तान में इनको कोई पूछ नहीं रहा। अब अपने फिर दोबारा लाइमलाइट में आने के लिए इन्होंने जो मुद्दा उठाया, चलो जी कश्मीर या आप करतारपुर ले लो तो हमें यह दिला दो या कश्मीर, ये जो ख्वाब है इसका पहले से ये बड़े सपने देखते आया हुआ है, आज फिर दोबारा से सपना देख रहा है। ये इसको कोई ये नहीं, कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं मिलना, खाली ये चाहता है कि लाइमलाइट में रहे। और उस वजह से आज जिस हिसाब से कोई पाकिस्तान में इसका वीडियो वायरल हो रहा है, अब इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा होने लगा, जो एक समुदाय है वो देखने लगे, तो उस वजह से उसको शांति मिलेगी। अदरवाइज आप देख लीजिए कि ये जो कर रही इनका क्या चीज रहा है, जो खालिस्तान मूवमेंट इंडिया में चल रही है, जहां भी कोई खालिस्तानी अगरवादी पंजाब में हो या कनाडा में कहीं भी पकड़ा जाता है, वहाँ जो उसका ये जो बेस है वो पाकिस्तान से पकड़ा जाता है। जो उसके हैंडलर्स है ISI से जुड़े हुए हैं, सारे वहां से डायरेक्शन आते हैं कहाँ पर क्या करना है। तो इस वजह से जो पाकिस्तान भी अभी है ISI को अपने सरदारों को अपने पास जो जिनकी एक आइडियोलॉजी है, जो खालिस्तान मूवमेंट के साथ चाहते हैं, जिनके दिमाग में ब्रेन वॉश किया हुआ है खालिस्तान मूवमेंट, तो उनको उकसा रही है। आप देख लीजिए कश्मीर में या अगर ये कह रहे करतारपुर ले लो, कश्मीर है आप हमें दे दो। मोदी जी ने जो पिछली रैली की हुई पंजाब में क्लियर कट में कहा था ये इंडिया की भूल थी। जब 1970 में हमें मौका मिला था, जब इनके 90,000 सिपाही हमने पकड़ लिए थे, उस टाइम हम ये डील कर सकते थे, आप करतारपुर हमें दे दो, आप आपके बंदे छुड़ा दो। लेकिन उस टाइम की सरकार को ये बड़ी भूल हुई थी, नहीं तो बड़ी बात नहीं थी कि गुरु नानक जी जो पावन धरती है जहाँ उन्होंने जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे, ये हमारे लिए बड़ा ये चीज था। उस टाइम में हम इनसे वापस ले सकते थे, लेकिन उस टाइम सरकार जो थी वो कमजोर सरकार थी, सेकुलर सरकार थी, उन्होंने इस चीज का फायदा नहीं उठाया। अब ये चाहता है कि इसके वजह से, और दूसरा ये सपना देख रहे हैं, देखो जी अगर सरदार को यहाँ खालिस्तान मूवमेंट में अगर उनको आजादी मिली तो ये पाकिस्तान का यह एक हिस्सा बन सकते हैं। कौन बता देगा बिश्त को, आपके पास जो ऑक्युपाइड कश्मीर जो आपने जबरदस्ती रखा हुआ वो आपसे अलग होना चाहते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लोग जो है वो आपसे अलगवाद होना चाहते हैं, आप उनको नहीं संभाल पा रहे हो और आप सरदारों को दावत दे रहे हो। और वो भी सरदार तो एक 0.0 कुछ % है जो खालिस्तान मूवमेंट के साथ लगे हैं या खालिस्तान चाहते हैं, ये अपनी तरफ से उनको बरकरार चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के जो सरदार है, बड़ी रोबस्ट कम्युनिटी है, बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है, बड़ी मेहनतदार कम्युनिटी है, फौज को इनके ऊपर गर्व है, वो इतने बहकावे में नहीं आएंगे कि पिछले पाकिस्तान में कहा कि आप खालिस्तान मूवमेंट जारी रखो, हम आपके साथ है। और सरदार बड़े चीज है, होशियार लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, कोई इसके बयान पे कोई ये नहीं देगा। नहीं तो अगर ऐसा होता तो हर पंजाब बहुत सारे सरदार कोशिश तो शुरू हो गई है सुशील वकील साहब, कोशिश तो शुरू ही हो गई है। हिमांशु भट्ट सर कुछ पॉइंटर्स आपके सामने रखता हूं, इनको चेन को जोड़ने की कोशिश करिए हमारे दर्शकों के लिए। कनाडा में चल रहा मूवमेंट, जहां पर कनाडा का PM जस्टिन ट्रूडो ऐसे बयान देना शुरू कर चुका है जो बयान भारत के मामलों में दखलंदाजी से कम नहीं माने जा सकते। खालिस्तानी मूवमेंट की बात अब्दुल बासित कह रहा है, जो कभी पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था। बॉर्डर पर, पंजाब के बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए हथियार गिराने की कवायद पिछले 2 साल से शुरू है, कई सारे पकड़े गए और शायद कई सारे अनट्रेसेबल गए हों। इसके साथ पंजाब को सुलगाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पिछले कृषि कानूनों के दौरान जिस आग को हवा देने की कोशिश की गई थी, क्या ये सारी की सारे कड़ियां मिलती दिख रही हैं आपको? क्या मैं ये मानूं कि पाकिस्तान अब ये कोशिश कर रहा है कि पंजाब को सुलगाया जाए? फिर से सही बात है। देखिए मैं तो वहां तक जाऊंगा
कि आप ये कड़ियों को सीधे लाइन में जोड़ दीजिए, आपको एक रेखा मिलेगी, सोची समझी साजिश मिलेगी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि पाकिस्तान है और बहुत दरिया पार बड़ा पाकिस्तान बैठा हुआ। वो बड़ा पाकिस्तान जो है ना, वो जस्टिंदर सिंह ट्रूडो का है। जस्टिंदर ट्रूडो नहीं, जस्टिन ट्रूडो नहीं, जस्टिंदर सिंह ट्रूडो। वहां पर ये चल रहा है क्योंकि वहां पर आईएसआई का हाथ बहुत अच्छा। अभी देखिए, आप एक चीज समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अब जब पाकिस्तान के पास वो ताकत नहीं बची कि वो कश्मीर के अंदर छुटपुट घटनाओं के अलावा कोई बड़े पैमाने पे दखलंदाजी कर सके, जहां ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो कश्मीर के अंदर उनका घुसना, उनके त्रासवादियों का घुस के आतंक मचाना बहुत हद तक, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सर्वतर बंद हो गया है, मगर बहुत हद तक कम हो गया है। जब से 370 हटा है और कश्मीर की आवाम ने, कश्मीर के लोगों ने हाथ में से पत्थर छोड़ के उद्यम करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। 500 रुपए के लिए जो युवान पत्थर फेंकता था, वो अपना काम करके महीने में 20,000 कमा के अपना गुजारा करने लगा है। तो स्थिति धीरे धीरे करके बहुत नॉर्मल आ रही है। उसमें सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि अरब कंट्रीज जो है, यूएई जैसे, वो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर में कर। अभी इससे पाकिस्तान की कोई मजाल नहीं उठती कि कश्मीर के अंदर जाके कोई बम फेंके या कोई उत्पात मचाए। अभी ऐसी स्थितियां जब निर्माण हो जाती है, एक तरफ एक देश का फॉरेन रिजर्व 660 बिलियन हो जाता है और पाकिस्तान के पास रहा चुका जिसे कहते हैं 6-8 बिलियन होगा, और वो भी बीक बांग के लिया हुआ। कोई 2-3 मिलियन आपने सऊदी अरेबिया से लिए है, 1 बिलियन यूएई से लिया हुआ है वो रिजर्व में डालने के लिए। अभी जहां ऐसी इकोनॉमिक आर्थिक हालत ऐसी हो जाएगी, सरहद के एक बाजू 2 किलोमीटर दूर आपको 15 रुपए 20 रुपए किलो टमाटर मिलेंगे और दूसरी तरफ आपको 250 रुपए किलो वही चीज मिलेगी, टमाटर मिलेंगे, तो लोगों में तो एक असंतोष पैदा हो। वहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो आज हालात है, वो हालात संभालने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वहां की आवाम का ध्यान कहीं और भटकाना पड़ता है, तो ऐसी बयानबाजी शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ यहां पर कश्मीर में खालिस्तान को जिंदा रख के, क्योंकि आप बराबर समझिएगा, पंजाब को खोखला करने में सबसे बड़ा हाथ आज तक आईएसआई का रहा है। कैसे? ड्रोन्स के द्वारा ड्रग्स, बहुत सारे नशीले पदार्थ, और जैसे बख्शी साहब ने बताया कि कन्वर्जन, वो कनाडा से चला आ रहा है एक गेम। अभी पंजाब के अंदर आप जाके देखेंगे एक बिजनेस चला था साहब, आपको ताज्जुब होगा। जब किसान आंदोलन नंबर 2 हुआ तो वहां पर बढ़ चढ़ के पत्थर फेंकना, नारेबाजी करना और आपका फोटो, आपका वीडियो वो देके फिर वहां पर कनाडा की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जाके कहना कि मुझे आपके देश के अंदर आश्रित बनना है, मैं यहां पर सेफ नहीं हूं। ये एक इंडस्ट्री चली थी। और सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोगों ने तो कहा था कि उन्होंने कुछ पैसे लेके लोगों को ऐसे सर्टिफिकेट्स दिए हुए। तो ये सब को आप मिलाएंगे एक के बाद एक कड़ी, तो आपको इतिहास देखने से पता चल जाएगा कि हमारे 2 सरहदी राज्य उत्तर के, पंजाब और जम्मू कश्मीर को सुलगा के रखने का एक प्लान, जिसे मैं कहूंगा सोची समझी साजिश बहुत वक्त से चली आ रही है। आज तक पता नहीं चलता था, क्योंकि 2014 के बाद जब से ये गवर्नमेंट आई है तो गवर्नमेंट ने नो टॉलरेंस पॉलिसी लगाई है। स्मेल द कॉफी वाली बात जयशंकर कह सकते हैं आप, स्मेल द कॉफी, एकदम परफेक्ट शब्द